डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नागरिक शास्त्र लघु उत्तरी के बचे हुए 4 प्रश्नों के बारे में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 5 से। तो पाँचवा हम लोग को जो आपको दिया गया था लघु उत्तरी, मैंने प्रश्न जो दिया हुआ था पाँचवा, तो पाँचवा हम लोग का प्रश्न था भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के महत्व का उल्लेख कीजिए। प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिए। पाँचवा प्रश्न था भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर यदि आपको लिखना होगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश अमेरिका या सोवियत संघ के समूह से दूर थे। देखिए, गुटनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि निष्पक्ष रहना, ठीक है, और अमेरिका तथा सोवियत संघ में किसी की तरफ न जाना। बात किया जाएगा अपने आवश्यकता के अनुसार बस ये लोगों से जुड़े रहना। भारत ने भी अपनी विदेशी नीति में गुटनिरपेक्षता के तत्व को अपनाया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गया, ताकि अमेरिका व सोवियत संघ के बीच के किसी भी तरह के संघर्ष से दूर रहकर देश के विकास पर ध्यान केंद्रित कर सके। तो देखिए, ये कहा गया जो कि अमेरिका और सोवियत संघ में तनाव रहता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से तनाव का माहौल बना रहता है। तो उस समय शीत युद्ध वाला चैप्टर आप जब पढ़े हैं तो उसमें भी देखिए मैंने पूरा फुल डिस्कशन किया हुआ है, और शीत युद्ध पर मैंने पार्टिकुलर वीडियो बना रखा है। तो आप वहाँ से देखिए, सोवियत प्रणाली के बारे में मैंने अलग से बना रखा है। आप जाइए सिविक्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिए उन वीडियोज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो हैं। तो इसमें बताने का मेरा मतलब ये है कि गुटनिरपेक्षता को फिर विदेश नीति में शामिल किया गया कि अपने देश के विकास के लिए, यानी अपने देश के हित के लिए जो हमारे फायदे की चीज़ें रहेंगी, अपने देश के विकास में जो चीज़ें रहेंगी, तो मैं वह काम वैसे ही नीति से विदेश नीति को अपने संचालित करूंगा। और उसमें गुटनिरपेक्षता को भी लाने का कहीं ना कहीं से यही बात था कि अगर इन दोनों में बहस होगा कभी, या इन दोनों में मन मुटाव होता है अगर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, तो मैं अपने काम के अनुसार मैं ना तो उनका तारीफ करूंगा, मैं तो ना उनकी बुराई करूंगा। मुझे दोनों तरफ से काम है, तो मैं दोनों तरफ से अपना क्या करूंगा, कार्य निकालूंगा, और मैं किसी का बुराई और किसी की तारीफ में वहां पर अपना समय नहीं व्यतीत करेंगे। तो ये बात लिया गया क्या, ये गुटनिरपेक्षता से लिया गया, और भारत ने अपने विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को शामिल किया। तो पांचवा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठवां हम लोग का प्रश्न है, बाबा भीमराव अंबेडकर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और हाँ, इससे जो पहले आप 4 प्रश्नों को नहीं देख पाए हैं तो उसे जरूर देख लीजिएगा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उन प्रश्नों को मत छोड़िएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मुश्किल से आपका 5 से 6 मिनट का समय लगेगा, और वो सभी प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उनके आंसर जो है बहुत सटीक लिखे गए हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर हम लोग बात करें, देखिए, तो यहाँ पर जो संविधान के आपका निर्माण हुआ है, संविधान चैप्टर भी है हम लोग का एक, तो उसमें ये जो प्रश्न वहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। भीमराव रामजी अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था, और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ थे, विधिवेत्ता थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक थे, और समाज सुधारक के रूप में भी इन्हें याद किया जाता है। ये मुख्य रूप से देखिए दलितों के प्रति ज़्यादा मतलब उन्होंने वर्क किया हुआ है, और उनको समाज में सही पहचान दिलाने के लिए तो इन्होंने बहुत अथक प्रयास किया हुआ था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। भारतीय संविधान का इन्हें जनक भी कहा जाता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। एवं भारतीय गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। जैसे भारतीय गणराज्य 15 अगस्त 1947 को जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ, तो ये कहा गया कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा हम लोग का संविधान निर्माण में कि अब हम लोग गणतंत्र होंगे, मतलब भारतीय गणतंत्र की व्यवस्था की गई, जिससे हम लोग 26 जनवरी से 1950 में लागू किए। तो फिर हम लोग नियमित रूप से हर वर्ष क्या करने लगे, मनाने लगे इसे। तो भारतीय गणराज्य के निर्माण में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान था, और संविधान के लेखन में भी इनका सबसे बड़ा योगदान के रूप में लोग इनको याद करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। तो ये देखिए टिप्पणी इनका इंपॉर्टेंट है और नियमित रूप से आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो छठवां प्रश्न जो होगा ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां हम लोग का प्रश्न था, हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव बताइए। देखिए इंपॉर्टेंट है, आपका पूछता है एग्जाम में अक्सर। तो हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या है, इस पर हम लोग बात करने चल रहे हैं। तो देखिए मुख्य रूप से मैं देखिए इन पर हेडिंग वाइज बात कर रहा हूँ। परंपरागत कृषि से आधुनिक कृषि। हरित क्रांति से भारतीय परंपरागत कृषि का स्वरूप बदल गया तथा आधुनिक कृषि के रूप में विश्व स्तर पर भारतीय कृषि बढ़ रही है। तो ये कहा गया कि जो परंपरागत कृषि होती थी अब उसकी जगह आधुनिक कृषि की बात होने लगी, नए टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा। जो हमको चीज़ें चाहिए जिस प्रकार से, और उच्च कोटि के कीटनाशक हो गए, उच्च कोटि की जो बीज हो गए उनका प्रयोग करके, और जो ट्रैक्टर्स वगैरह हो गए, तो जितने भी आधुनिक चीज़ें हैं, तो आधुनिक चीज़ों का उपयोग करके कृषि करना एक तरीके से बहुत ही परंपरागत कृषि से आधुनिक कृषि में हम लोग परिवर्तित कर दिए। ये हरित क्रांति का एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा हमारे यहाँ। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी, देखिए जो सबसे बड़ी समस्या होती है ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, और आज के समय में भी है। तो ये देखिए हरित क्रांति के चलते ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हो गई थी।
ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए रोजगार को देना, क्योंकि हरित क्रांति के चलते जो था ग्रामीण लोग, देखिए गांव के लोग ही जाते हैं शहरों में काम करने के लिए, तो प्रवासी मजदूर के नाम से जिन्हें हम लोग जानते हैं, तो वो लोग अगर उनके गांव में ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाएं रहेंगी, सुविधाएं रहेंगी, उस प्रकार से तकनीकी बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है उन जो बाहर जा रहे हैं वो काम करने के लिए अपने गाँव में ही काम करेंगे। तो हरित क्रांति के चलते क्या हुआ, ग्रामीण रोजगार में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई। तीसरा टॉपिक भी हम लोग देख लेते हैं सकारात्मक प्रभाव में। देखिए तीसरा टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, गेहूं की पैदावार में वृद्धि। तो देखिए हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा जो लाभ हुआ था वो गेहूं की कृषि को ही हुआ था, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और हरित क्रांति आपके एग्जाम में एकदम श्योर है आएगा, अति लघु में, लघु में, बृहद जो होता है, विस्तृत में, कहीं ना कहीं आपको देखने को ये अवश्य रूप से मिलेगा, और 5 से 7 नंबर आपको देकर जाएगा हरित क्रांति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गेहूं की पैदावार में वृद्धि हुई, सकारात्मक प्रभाव अगर इसका देखा जाए तो हरित क्रांति से गेहूं की पैदावार में काफ़ी वृद्धि हो गई थी, और पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र कृषि की दृष्टि में संपन्न हो गए थे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, क्योंकि मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा लाभ मिला था पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को मिला था। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण 3 टॉपिक सकारात्मक प्रभाव हरित क्रांति के। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। जब तक आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है तब तक तो जरूर रख रहिए, क्योंकि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का नियमित जो क्रम रहता है, नियमित सीरीज जो रहती है वो आपको रेगुलरली प्रोवाइड कराई जाती है। और साथ ही साथ देखिए वीडियोज़ तो आपको पसंद आता है, आप वीडियो देख भी लेते हैं पूरा का पूरा, और आपको अच्छा भी लगता है, मगर अंत में आप लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप इतनी छोटे से कार्य को जरूर करें। बढ़ते हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। और हाँ, एक चीज़ और, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 950 690 285 7। मैंने इस नंबर से क्या हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसमें आप लोग जुड़ें, और उससे आपकी स्टडी और अच्छी होगी, और आपके जो प्रश्न होंगे, जो डाउट्स होंगे, वो सभी क्लियर किए जाएंगे। तो प्रश्न एक बार नंबर को फिर सुन लीजिए, 950 690 285 7, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। तो इसमें यदि आप जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कास्ट है। 8वां हम लोग का प्रश्न है, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव बताइए। तो आइए देखते हैं, इसमें भी हेडिंग वाइज हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो दलहन और तिलहन उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो कमी देखी गई। हरित क्रांति से देश में गेहूं तथा चावल की पैदावार में वृद्धि तो हुई, लेकिन साथ ही साथ इसका नकारात्मक प्रभाव जो हुआ कि दलहन और तिलहन पर किसानों ने ध्यान नहीं दिया, और इसकी कमी में बहुत बड़े पैमाने पर गिरावट देखी गई। दलहन और तिलहन उत्पादन में बहुत बड़े पैमाने पर कमी देखी गई, यह जो था इसका नकारात्मक फैक्ट था। दूसरी बात कहा जाए, कृषि में पिछड़ापन। कृषि में पिछड़ापन का मतलब हो गया, हरित क्रांति से भारत के कुछ ही क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र कृषि की दृष्टि में संपन्न हुए थे, लेकिन भारत के बाकी जो क्षेत्र थे उनमें पिछड़ापन देखा गया। यानी अगर हम लोग बात करें तो देखिए मुख्य रूप से जो हरित क्रांति में शामिल किया गया, तो देखिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। तो ये और जो राज्य थे तो वहाँ पर इस क्रांति का बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसलिए ये भी देखा जाए तो कृषि में भी पिछड़ापन देखने को मिला। और नकारात्मक प्रभाव, तो चलिए आइए हम लोग कुछ देखते हैं कुछ और नकारात्मक प्रभावों को। नकारात्मक प्रभाव में जो तीसरी हम लोग की पॉइंट हो जाएगी, अमीर व गरीब की खाई में वृद्धि हुई। देखिए जाहिर सी बात है कि ये उच्च कोटि की तकनीक थी, और उच्च कोटि के बीज थे, उच्च कोटि की जो व्यवस्थाएं मिलेंगी तो जाहिर सी बात है वो कॉस्टली होंगी, महंगी होंगी, तो उसका जो इफर्ट लोकल लोग नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर ये देखा जाए तो गरीब हैं तो वो गरीब उस बीजों को नहीं ले पाएंगे, उस तकनीक को अपने यहाँ यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो महंगी है, और जाहिर सी बात है महंगी चीज़ों को वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास आय ही नहीं है उतना। और अमीर जो लोग हैं वो उस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, तो जब वो उन तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वृद्धि किसकी होगी, अमीर लोगों की होगी। तो इस प्रकार देखा गया कि जो सीमांत किसान थे या जो लघु किसान थे, छोटे किसान थे, उनको ज़्यादा पैमाना नहीं फ़ायदा नहीं मिला, बल्कि जो बृहद किसान थे, बड़े पैमाने पर जो खेती करने वाले थे, उनको इसका ज़्यादा फायदा मिला। और ये देखा गया अमीर और गरीबी का जो खाई थी वो और इसमें वृद्धि हो गई। तो ये देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण मैंने 3 टॉपिकों को शामिल किया हुआ है, तो हरित क्रांति के जो नकारात्मक प्रभाव के रूप में हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर 5वां, 6वां, 7वां और 8वां प्रश्न का डिस्कशन किया गया है। और यदि आप और जो 4 प्रश्न थे उनका डिस्कशन नहीं किया तो उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उन प्रश्नों को भी जरूर देख लें। और साथ ही साथ जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप उसको हमें नियमित रूप से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। उसके साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट के अनुसार जाकर अपने सब्जेक्ट वाइज जो भी आपके प्रश्न हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला बनाई गई है, और नियमित रूप से आपका देखिए एग्ज़ाम जो है पिछली बार तो हुआ नहीं, तो पिछली बार के जो प्रश्न हैं वो भी इस बार के लिए एग्ज़ाम में आपके इम्पोर्टेंट मायने रखेंगे।
तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को नियमित रूप से जारी रखें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह ही दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।